जी मिनेश, आप तिलावत करें। बिनिश बहना बिनीश फिर आप तिलावत शुरू कर। मैम मेरे ख्याल में उनकी तरफ कोई नेट इशू ना हो। बिनिश नहीं है। जी आप शुरू कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अज़ीम। जी नात खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन को। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन को। घर लगी अच्छी तो तेरी घर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर। रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर। सरवरे कौनो मकां की सरवरे
कौनो मकां की सादगी अच्छी लगी, उस रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, उस रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह और शुक्रिया। जी बच्चों, मेरी आवाज़ बल्कि आप ही बता दें रुखसाना, आवाज़ क्लियर है ताकि मैं आज का लेक्चर जी शुरू मैम, करूं? बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस। बसिलसिला अफसाना फनी अफसाना शनासी हम प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद के 3 अफसाने हम पढ़ चुके हैं। आज का अफसाना है पंचायत। सबसे पहले इसके किरदारों की बात कर लेते हैं। किरदारों में हैं अलगू चौधरी, जमन शेख, बूढ़ी खाला, समझू सेठ और बी फहमन। अगर थीम की बात करें तो जज के लिए इंसाफ जो है वो मजहब का दर्जा रखता है और गांवों के जो लोग होते हैं उनके लिए इंसाफ तमाम रिश्तों से बढ़कर है। प्रेमचंद का जैसा असलूब है, ये अफसाना भी उसका जाहिर करता है। प्रेमचंद ने एक मुनफरिद मौजू यानी पंचायत या इंसाफ की अहमियत पर इस अफसाने में रोशनी डाली है। अगर हम इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर ना रखें तो मुआशरे की जड़ें जो हैं वो खोखली हो जाएंगी। अब इस अफसाने की मुख्तसर तरीन कहानी जो है उसको देख लेते हैं कि अलगू चौधरी और शेख जुम्मन बहुत गहरे दोस्त थे। उनका जो ये दोस्ताना था ना या याराना था वो बचपन से था, क्योंकि वो शेख जुमेराती के पास पढ़ते थे। अब शेख जुम्मन जो था उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था अलगू चौधरी। शेख जुम्मन थोड़ा सा चालाक था। उसने आप अपनी एक बूढ़ी खाला को अपने पास रखा हुआ था जो बे औलाद थी। उसने खाला से ये वादा किया था कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको रोटी कपड़ा दूंगा और आपकी खिदमत करूंगा। खाला ने शेख जुम्मन के वादों पर यकीन करके अपनी तमाम जायदाद उसके नाम कर दी और फिर शेख जुम्मन की जो बीवी थी उसने उस पर जुल्म ज्यादतियां शुरू कर दी। अब बूढ़ी खाला जब रोटी कपड़े और अपनी जान से तंग आ गई तो वो घर घर जाकर पंचायत की अपने साथ बेइंसाफी की खबर सुनाती और पंचायत की दुहाई देती। क्योंकि शेख जुम्मन का बहुत चर्चा था, इसलिए वो समझता था कि कोई भी इस बूढ़ी खाला की नहीं सुनेगा। लेकिन गांव का माहौल था और एक दिन गांव वालों ने पंचायत बुला ली। जब पंचायत बैठ गई तो बूढ़ी खाला ने क्या कहते हैं पंचायत में मौजूद तमाम लोगों को अपनी कहानी बनाई। और ये कहानी जब वो बताती है तो प्रेमचंद बहुत फनकाराना अंदाज में उसकी उकासी करते हैं। थोड़े से अफसाने में से इक्तबास देखते हैं। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने बाजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। उसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताएन हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल 6 महीने तो मैंने इनके साथ किस तरह रो धोकर काटे। अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती।
बेकस बेवा हूँ, थाना कचहरी नहीं कर सकती, सवाए तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द लूं। तुम लोग जो राह निकाल दो, उस राह पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन की बुराई देखो तो उससे समझाओ कि क्यों एक बेकस की आ लेता है। उसकी इस तकरीर का पंचों पर बहुत असर हुआ और जाहिर है अलगू पर भी असर हुआ। हालांकि जुम्मन शेख जो था वो बहुत खुश था कि अलगू से चूंकि उसका बचपन का याराना है और दोनों के दरमियान दोस्ताना है, इसलिए वो उसके खिलाफ फैसला नहीं देगा। अलगू एक इंसान पसंद शख्सियत था, कानूनी आदमी था। उसने दोनों की बातें सुनी और फैसला खाला के हक में दे दिया। ये सुनकर शेख जुम्मन पर गुस्सा तारी हो गया और उसने अलगू पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और उनकी दोस्ती खत्म हो गई। अब वो अपने दोस्त के खिलाफ हो गया और जैसा कि दुश्मनी में होता है, उसने बदले के लिए मुख्तलिफ तरीके सोचना शुरू कर दिए। जल्द ही उसे मौका मिल गया क्योंकि अलगू गांव के मेले में गया था और वहां से बैलों की एक जोड़ी लाया था। एक बैल मर गया, दूसरा बैल उसने समझू सेठ को बेच दिया क्योंकि अकेले बैल से ना वो हल जोत सकता था, ना ही कोई काम कर सकता था। समझू सेठ एक समझे साहूकार था। वो शहर जाता, वहां से चीजें लेके आता और गांव में लाकर बेचता। उसने बैल से उसकी हिम्मत से ज्यादा काम लिया और उसे खुराक ना दी, तो बैल काम मेहनत मुशक्कत से कमजोर होता गया और खुराक ना होने की वजह से। और एक दिन इसी वजह से वो जब शहर से घी वगैरह और गुड़ ला रहा था तो रास्ते में वो बैल गिरा और मर गया। अब समझू जो था उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब भी अलगू आता तो दोनों मियाँ बीवी समझू सेठ और उसकी बीवी लड़ाई करके उसे वापस भेज देते। आखिर तंग आकर पैसों तकरार हुई और फैसला फिर पंचायत में चला गया। अब समझू जो है वो उस वाक्य को जो पहले हो चुका था बुनियाद बनाकर उसने पंचायत में जज चुना जुम्मन का। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू परेशान हो गया कि मेरे खिलाफ फैसला देगा, लेकिन जब जुम्मन ने दलाइल सुने तो उसने अलगू के हक में फैसला दे दिया। और फैसला देने के बाद शेख जुम्मन अलगू के पास आया और गले लिपट कर कहने लगा, पहले मैं तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज पता चल गया है कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जुम्मन की बात सुनकर अलगू का दिल भर आया और दोनों रोने लगे और एक दूसरे के गले लग गए। यूं एक पंचायत की वजह से दोबारा जो उनकी दोस्ती खत्म हुई थी, एक इंसाफ पसंद फैसले की वजह से दोबारा कायम हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप आ चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 32 का बाकायदा आगाज करते हैं। तो अफसाना पंचायत पढ़ने के बाद इकबाल का एक शेर याद आता है, बेतहाशा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। तो जैसे आपने कहा है कि इंसाफ से ही मुआशरे मजबूत होते हैं, तो ये हकीकत है कि मजहब के बगैर तो मुआशरे रह सकते हैं, लेकिन इंसाफ के बगैर मुआशरे नहीं रह सकते। और वो इंसाफ के हवाले से वो वाक़या तो हमें असबर है कि जब कबीला बनी मखजूम की एक औरत, फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी, तो कुछ लोग सिफारिश के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके हाथ काट दिए जाते। तो मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा मजहब इंसाफ का ही होता है।
बाकायदा आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। आज मैडम साहब ग्रामर आपने शामिल नहीं की। जी, पहली मारूजी है डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख से गुर्रतुल कमाल। गुर्रतुल कमाल आप सबके इल्म में है कि ये अमीर खुसरो के दीवान का नाम है। अमीर खुसरो की कुल 99 तसानीफ हैं, 28 मौजूद हैं और उनमें से 5 दवावीन हैं इनके। तो इनका जो पहला दीवान है जो इन्होंने 16 साल की उम्र में मुरतब किया था, तोहफतुस सगर, और उसके बाद फिर इन्होंने दीवान मुरतब किया था वस्तुल हयात, ये उसको नाम दिया गया। फिर इनका तीसरा दीवान था गुर्रतुल कमाल। उसके बाद इनका चौथा दीवान था बकियतुन नकिया और इनका पांचवा दीवान था निहायतुल कमाल। तो अमीर खुसरो के ये 5 दवावीन हैं, तोहफतुस सगर, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमाल, बकियतुन नकिया, निहायतुल कमाल। ये जो अमीर खुसरो का टोटल कलाम था उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उनकी एज के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से इसको तकसीम किया गया था। तो पहला जो दीवान था तोहफतुस सगर, वो 16 से 19 साल की उम्र में या 16 से 20 साल की उम्र में डेवलप किया गया। इसी तरह फिर आगे 20 से 32 साल और फिर 43 साल, फिर 50 साल, फिर 64 साल। तो अमीर खुसरो के 5 दवावीन हैं, उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। जी मैडम साहब नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी सर मैं कर रही हूँ, ये नेटवर्क का कोई इशू हो गया था, बस अब नहीं जाएगी स्क्रीन। जी, अमीर खुसरो के 3 दवावीन, अरबी, हिंदी और फारसी में। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अमीर खुसरो को उर्दू, हिंदी, फारसी और अरबी जुबान पर महारत हासिल थी। तो इनका जो हिंदी दीवान है वो तकरीबन नापैद है, और एक इनका जो दीवान है, दीवान है अमीर खुसरो दहलवी, वो गालबान लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो HOD थे डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी, उन्होंने मुरतब किया था दीवान अमीर खुसरो के नाम से। तो वैसे इनके 5 ये दवावीन मशहूर हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इनका हिंदी दीवान थोड़ा सा नापैद है। वैसे हिंदी दीवान मसूद साद सलमान का भी नापैद है। इनकी कुछ न कुछ गजलियात मिल जाती हैं, फिर भी मशहूर गजलियात। तो इंतखाब गजलियात अमीर खुसरो भी मौजूद है। और इन्होंने 3 जबानों में शायरी की थी, उर्दू, हिंदी और फारसी में। अभी मैडम साहब स्लाइड नजर नहीं आ रही। सर मुझे शो हो रही है, चले मैं दोबारा करती हूँ। हाँ जी, दोबारा कर दीजिए। उसके बाद मारूजी है कि अमीर खुसरो से मंसूब एक किताब है खाले के बारी। तो खाले के बारी दरअसल उनकी एक ये मसनवी है
वैसे तो किरान और सादैन इनकी मसनवी थी, उसके मुतालिक भी पढ़ चुके हैं। और किरान और सादैन में आपके इल्म में है कि ये एक तारीखी मसनवी थी, रज़मिया मसनवी थी। इस मसनवी में बुगरा खान और केकबाद के दरमियान जो लड़ाई हुई थी उसका अहवाल बयान किया गया है। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी की फतूहात का भी जिक्र किया गया था। नहीं, वो मुफ्ताउल फतूह में था। खिलजी के फतूहात का जिक्र मुफ्ताउल फतूह में था। और किरान और जी सादैन सर, में शो होना शुरू हुई है आपको? जी जी, शो होना शुरू हो गया है। इसको बैक कीजिए, पिछली स्लाइड ऑन कीजिए। ठीक है जी सर। 5 मसनवियाँ थी जो इन्होंने लिखी थी, जिनको मेरे ख्याल में खुमसा भी कहा जाता है। और किरान और सादैन ये रज़मिया मसनवी थी। अच्छा, अमीर खुसरो को अपने हिंदुस्तानी होने पर और अपनी हिंदी जुबान पर फख्र था। इस हवाले से उन्होंने एक शेर लिखा है कि चू मन तूतिये हिंदम अज रास्त मा पुरसी जमन हिंदवी पुरस्ता नग्ज गोयम। यानी मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, हिंदुस्तानी जुबान पर फख्र है। अमीर खुसरो का एक लक़ब तूतिये हिंद भी है। तूतिये हिंद, हिंदुस्तान का तूती। तो कहते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया ने इनको ये लक़ब दिया था तूतिये हिंद का। तो कहीं किसी किताब से पढ़ा है, ये मुस्तनद नहीं है। तो खैर, कहा जाता है अमीर खुसरो को बुलबुल हिंद भी कहा जाता है, बुलबुल हिंद दाग को भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन तूतिये हिंद भी इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है कि अमीर खुसरो का हिंदी दीवान ये नापैद है। अच्छा, उसके बाद है हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक खाले के बारी किसकी तसनीफ है? खाले के बारी ये किताब मुरतब की है प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी ने। और हाफिज महमूद शिरानी साहब का कहना है कि ये जो खाले के बारी किताब है ये जियाउद्दीन खुसरो की है और 1031 हिजरी में यह किताब लिखी गई है। और इसका दूसरा नाम है हिफ्जुल लिसान। खाले के बारी का दूसरा नाम है हिफ्जुल लिसान। और हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक ये जियाउद्दीन खुसरो की तसनीफ है। इसको 1944 में हाफिज महमूद शिरानी ने मुरतब करके शाये करवाया था। ये अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से शाये हुई थी। तो खाले के बारी ये दरअसल अशार पर मुश्तमिल एक किताब है। इसमें फारसी के अशार भी हैं और हिंदी के अशार भी हैं। इसमें कुल 280 अशार हैं खाले के बारी में, और इसके 63 पार्ट्स हैं, यानी 63 इसके हिस्से हैं। तो खाले के बारी जो के लेकिन आज भी बहुत से नकात समझते हैं कि खाले के बारी अमीर खुसरो की है, उन्हीं से मंसूब है। लेकिन हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक ये जियाउद्दीन खुसरो की है और उन्होंने इसी नाम से ही मुरतब की है। नेक्स्ट मरूजी है मैडम साहब नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी सर, कर रही। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन हैं? ये आप सबके इल्म में है कि हाफिज महमूद शिरानी की तहकीक के मुताबिक जब महमूद गजनवी की पंजाब में आमद हुई थी तो उसके बाद फिर उर्दू का आगाज हुआ था। और उर्दू उर्दू और पंजाबी में माँ बेटी का रिश्ता है। और फिर इन्होंने मसादिर
तज़किर व तानीस के कायदों से भी साबित करने की कोशिश की कि उर्दू और पंजाबी का आपस में रिश्ता है। ये 1928 में उन्होंने किताब शाये की थी, पंजाब में उर्दू। तो इसके दिबाचे का नाम है अर्ज़ हाल। और इससे पहले 5 साल पहले हाफिज महमूद शिरानी के नज़रिए से 5 साल पहले डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी अपना नज़रिया पेश कर चुके थे कि उर्दू का आगाज दक्कन से हुआ। तो वैसे भी मीर तकी मीर का अगर तस्करा देखा जाए, उन्होंने निकात शोरा में दक्कन की नस्र को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बेरुतबा नस्र है, बेमर्तबा नस्र है। तो हाफिज महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू का नजरिया पेश किया था और ये नजरिया उन्होंने 1928 में पेश किया था और अपनी किताब का नाम भी पंजाब में उर्दू रखा था। उसके बाद है तहकीकी मजल्ला। तहकीकी मजल्ला मेयार, ये इस्लामाबाद में है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिसको बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तो ये इस यूनिवर्सिटी का तहकीकी मजल्ला है मेयार। और कल हमने पढ़ा था कि दरियाफ्त वो नमल यूनिवर्सिटी का है और बाज़याफ्त पढ़ा था वो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद है कि हाफिज महमूद शिरानी की तहकीक में गलतियों की निशानदही की असगर अमरोहवी ने की। उर्दू की इब्तदाई लुगात और निसाब नामे, ये मकाला है डॉक्टर रऊफ पारेख का। उर्दू की पहली निसाबी किताब मिसले खालिक बारी को तस्वर किया जाता है, जो कि अजय सिकंदर की है। एक खालिक बारी है जो अमीर खुसरो से मंसूब है, या हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक जियाउद्दीन खुसरो की है खालिक बारी। तो लेकिन एक और है मिसले खालिक बारी, ये अजय सिकंदर की है और ये उर्दू की पहली निसाबी किताब भी तस्वर की जाती है। उसके बाद है एहाम गोई। एहाम गोई का आगाज 1719 में हुआ, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके बारे में मैं किसी लेक्चर में तफसील से बता चुका हूँ। ये 1720 से लेकर 1748 तक हिंदुस्तान का मुगल बादशाह ये रहा था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसके अहद में एहाम गोई की तहरीक नुमाया होकर सामने आई और एहाम गोई की तारीख को उर्दू की पहली तहरीक भी, या उर्दू की पहली तारीख को कहा जाता है। भी टच ना उर्दू किया अदब में करें। जी सर, कर दिए। जी, एहाम गोई की तारीख 1719 में शुरू हुई थी मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में और ये 25 साल तक रही थी। ये उर्दू की पहली तहरीक थी, लेकिन उर्दू की पहली बाकायदा अदबी तहरीक वो अलीगढ़ तहरीक है। उर्दू की पहली तहरीक एहाम गोई की तहरीक है। तो इहाम का लुग़वी मानी है वहम में डालना, यानी कलाम में एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि जिसके दो मानी निकलते हों, एक मानी करीब के और दूसरे मानी बईद के। शायर की मुराद बईद के मानी होते हैं। अच्छा जी, इसको सनत तोरिया भी कहा जाता है। सनत इहाम को सुपरस्टिशन सर ये कोई न्यू बच्चा जो है बार बार इसको टच कर रहा है, ये जरा इसे मना कर दें। किस नाम से है वो? ये सर नाम नहीं शो हो रहा, लेकिन कोई टच कर रहा है टेक कंट्रोल को। जी, टेक कंट्रोल पर आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें प्लीज। आप किसी चीज को मत छेड़ें, ना ही रिकॉर्डिंग को छेड़ें, ना ही टेक कंट्रोल को छेड़ें। अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही और आप न्यू मेंबर हैं तो
आप सबसे पहले जो माइक का निशान बना हुआ है आप उस पर क्लिक करें। फिर 3 ऑप्शन आएंगे, डिवाइस, स्पीकर या म्यूट। तो आप फिर स्पीकर पे क्लिक करें तो आपको मेरी आवाज आना शुरू हो जाएगी। और ये टेक कंट्रोल पर क्लिक बिल्कुल ना कीजिए और ना ही रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिए। तो इहाम, जिसको अंग्रेजी में सुपरस्टिशन कहा जाता है, उर्दू में इसको सन्नत तौरिया भी कहा जाता है। इसमें तवज्जी, तखय्युल और मुगालता, ये इसके अनासर हैं। तवज्जी यानी कि तौजीह बयान करना जिसको कहते हैं, तखय्युल, तौजीही, तखय्युल और मुगालता, ये इसके अनासर हैं। इसका ताल्लुक मानवी एतकाद से होता है, यानी कि इसका ताल्लुक सन्नत मानी से है। ये इहाम गो शोरा में खान आरजू, शाह मुबारक आरजू, शरफुद्दीन मजमून, शाह हातिम, शाकिर नाजी, गुलाम मुस्तफ़ा यकरंग शामिल हैं। अच्छा, अब एक शेर से देखते हैं कि जुल्फ लहरा के वो जिस दम सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा, मार चला मार चला। ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का एक शेर है। तो इसमें लफ्ज मार के दो मानी हैं। एक मार है मतलब जर्ब लगाना, मारना, और दूसरा मार का मतलब है सांप। तो जुल्फ लहरा के वो जिस दम सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा, मार चला मार चला। तो यानी अब महबूब ने हमें अपनी जुल्फों से कत्ल किया है। एक मानी तो ये हो सकते हैं, दूसरा मानी ये हो सकता है कि सांप, बईद के मानी है सांप। तो शायर की मुराद भी यही है, बईदी मानी है कि महबूब की जो जुल्फे हैं वो सांप की तरह हैं, क्योंकि उर्दू शायरी में महबूब की जुल्फों को सांप या फिर अजदर और कुशदम से तशबीह दी जाती है। तो उसके रुखसार देख जीता हूँ, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरजी मेरी जिंदगानी है। अब देखिए कि इस शेर में आरएस, आरएस के दो मानी होते हैं, आरजी या आरएस। एक का मतलब होता है टेम्परेरी, फानी, और दूसरा आरएस का मतलब होता है चेहरा या रुखसार। तो आरजी मेरी जिंदगानी है, तो शायर की मुराद ये है कि मैं अपने महबूब के रुखसार देख कर जीता हूँ। यहाँ आरएस के दो मानी निकल रहे हैं, एक महबूब का चेहरा और दूसरा जिंदगी के फना होने या फिर उसकी नापैदारी की तरफ इशारा है। तो शायर की मुराद बईद के मानी है। आरजी मेरी जिंदगानी है, इससे पता यूं चलता है कि जैसे शायर कह रहा हो कि जिंदगी मुख्तसर है, लेकिन दरअसल शेर शायर ये कहना चाहता है कि महबूब के चेहरे को देखकर ही मेरी जिंदगानी कायम है, उसकी उसी को देखकर ही मैं जीता हूँ। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की नापैदारी की तरफ इशारा हो, लेकिन दरअसल महबूब के आरस की तरफ इशारा है। तो शायर की मुराद बईद के मानी है। मीर ने अपने तस्करे में कौन से शायर को हंगामा है घर में कौन मजलिस हा लिखा? शरफुद्दीन मजमून को। तो हंगामा गर्म कौन हा मजलिस का मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो मसाइल, मुसीबतों और दुनिया के हालात को देखकर बेचैन हो जाए, इसको कहा जाता है हंगामा गर्म हाकुम। तो ये जो शाकिर नाजी हैं, ये दिल्ली के रहने वाले थे।
और सिपाही पेशा थे। इनकी तबीयत में संजीदगी थी। इनका दीवान भी नापैद है। इनका एक और शेर है कि खत की खबरें अबस उड़ाई हैं, बातियां उसकी सब हवाई हैं। अच्छा, उसके बाद है उर्दू शायरी में इल्हाम गोई की तहरीक। ये बड़ी जबरदस्त किताब है, डॉक्टर मलिक हसन अख्तर का मकाला है, बेहतरीन। जी नेक्स्ट कीजिए। जी, मारूजी है कि इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी कब लगाई थी? ये इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की साबिक वजीर आजम है। 25 जून 1975 को इन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी। इसका पस मंजर ये है कि 1971 में इंडिया में आम इंतखाबात हुए थे और कांग्रेस ने 518 में से 352 सीटें जीत ली थी। उसके बाद एक उम्मीदवार थे राज नारायण, वो सोशलिस्ट पार्टी के थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि इंदिरा गांधी ने वोटरों को रिश्वत दी है, उनको शराब की रिश्वत दी है, हथियारों का गलत इस्तेमाल किया है, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के इल्जामात लगा के राज नारायण ने एक एप्लीकेशन दायर कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद फिर इलाहाबाद के हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल ने इंदिरा गांधी पर 6 साल की पाबंदी लगा दी कि आप 6 साल तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर इंदिरा गांधी चूंकि वजीर आजम थी, उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर अपने सारे साथियों को बुलाया और मशवरा किया। फिर संजय गांधी ने कहा कि पहले तो आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें। उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि मुल्क में जो है ना वो इमरजेंसी नाफिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर मुख्तलिफ लोगों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। कहते हैं 11 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। और उसके बाद फिर ये इमरजेंसी लगा दी गई थी सदर के मशवरे से। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद दूसरा सवाल है कि 2022 का जो इजलास हुआ था ओआईसी का, ओआईसी के मुतालिक कल पढ़ चुके हैं। ओआईसी के कुछ तो ममालिक जो हैं वो उनके मुस्तकिल मेंबर्स हैं। 57 इस्लामी ममालिक उसके मेंबर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जो कि बतौर मुबस्सिर और बतौर ऑब्जर्वर मतलब वहां पे शामिल होते हैं। तो उनमें से एक चीन भी है। 2022 का जो इजलास हुआ था उसमें जो चीन के ऑब्जर्वर थे चीन की तरफ से, वो चीन के वजीर खारजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और उनका नाम था वोंग ली। वोंग जी उनका नाम था। तीसरा सवाल है कि सीज फायर लाइन कब कायम की गई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? आपको पता है कि 1948 के एंड में 1949 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई थी और फिर मामला इंडिया यूएनओ में ले गया था
और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवा दी थी, और इस जंग बंदी के नतीजे में जम्मू कश्मीर इंडिया के पास चला गया था और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान के पास आ गया था। तो अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको सीज फायर लाइन कहा जाता है। ये 1949 में कायम की गई थी और इसका नाम था सीज फायर लाइन। लेकिन 1972 में जब शिमला मुआहदा हुआ था सुकूत ढाका के बाद, तो इस लाइन को सीज फायर लाइन की बजाय अब लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक हदबंदी की सरहद है, और ये 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से कायम की गई थी, और फिर 1972 में इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया है। उसके बाद मारूजी है नॉमिनल पॉइंट ऑफ सोल मॉइस्चर प्लांट रिक्वायर्स, यानी पौधों को उगने के लिए कम से कम जो मिट्टी के अंदर नमी है वो कितनी होनी चाहिए, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को कहा जाता है विल्टिंग पॉइंट। यानी पौधों को जमीन में उगने के लिए जो एक खास किस्म की नमी दरकार होती है, उस पॉइंट को विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट वाज गिवन बाय, हाँ जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, इसका नजरिया ये मेंडल ने पेश किया था। साइंस वाले इसको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और बता भी सकते हैं। ये विरासत के कानून का नजरिया था कि जो जेनेटिक्स होते हैं, जो विरासती खुसूसियात होती हैं, वो वालदैन से नस्ल में मुंतकिल होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसके 3 उन्होंने लाज बताए थे। एक था यकसानियत का उसूल, दूसरा था अलहदगी का, तीसरा था अलग किरदार का। तो ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मारूजी है कि एंजेला मार्कल, आपको पता है कि ये जर्मनी की वाइस चांसलर थी, बल्कि वाइस तो नहीं, जर्मनी की चांसलर थी। तो जर्मनी में जो ओहदा होता है वो वज़ीर आज़म का नहीं होता, बल्कि चांसलर का होता है। और ये 4 बार चांसलर रही थी, 4 बार कंसेक्टिव ये चांसलर रही थी। और इनका ताल्लुक जो है कंजर्वेटिव क्रिश्चियन पार्टी से था गलबन। अच्छा जी, नेक्स्ट मारूजी क्या है? ये 4 साल का एक पीरियड होता है, तो 4 मरतबा ये रही है, तो 16 साल हो जाएगा इनका टाइम पीरियड। जी मैडम साहब, ये रीड कीजिए। मिस मेमूना मौजूद हैं? जी सर मौजूद है। जी मिस मेमूना। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आपसे इसलिए रीडिंग कराते हैं क्योंकि आपकी आवाज क्लियर आती है और मैम के यहाँ थोड़ा सा सिग्नल का इशू हो जाता है। जी सर ठीक है, शुरू करूं? जी जी। अदब की इस्तिलाह में तारीफ गोई किसे कहते हैं? जी, तारीख गोई का मतलब ये होता है कि किसी शेर, किसी मिसरे या चंद हरूफ से, जिसको हरूफ अबजद भी कहते हैं, उनके आदाद को जमा करके किसी वाक़े का सन तारीख बरामद करना। और ये तारीख गोई का फन कदीम फन है। जिस मिसरे या जिस शेर से कोई सन बरामद किया जाता है उसको मादा तारीख कहा जाता है। ये फन अरबी में भी है, तुर्की में भी है, और ये रिवायत फारसी में भी है। और इस फन में जो
महारत तामा रखने वाले अदीब हैं, उनमें नासिक थे, मजरूह थे, मोमिन थे और हफीज होशियारपुरी को इन पर इस इल्म पर दस्तरस हासिल थी। ये भी एक इल्म है, लफ्ज़ों का इल्म है, हुरूफ का इल्म है। हर हर्फ का एक खास अदद मुकर्रर है। जैसे अलिफ और अलिफ मद आ की जो कीमत है वो 1 है, बे पे ते की कीमत 2 है, इसी तरह जीम चीम की कीमत 3 है, दाल डाल की 4 है। तो हर हर्फ की एक कीमत मुकर्रर की गई है। तो तमाम कीमतों को जमा करके किसी भी वाक़या का सन बरामद किया जाता है। इस पर हमारी एक्टिविटी भी हो चुकी है। जैसे आप देखें, दस्तो बाजू बा शिकस्त, इस मिसरे से मोमिन खान मोमिन ने अपनी तारीख वफात 1852 निकाली थी। अच्छा, नेक्स्ट मरूजी पढ़िए। फरहंगे आमरा के मुसन्निफ कौन हैं? अजीब फरहंगे आमरा के मुसन्निफ हैं अब्दुल्ला खेशगी कसूरी। अब्दुल्ला खेशगी कसूरी हैं और अब्दुल्ला खेशगी का ताल्लुक शाहजहां के अहद से था। और ये जो लुगत है ना, इसकी एक खसूसियत ये है कि अरबी, फारसी और तुर्की अल्फाज पर मुश्तमिल है। फरहंगे आमरा मोहम्मद अब्दुल्ला खां खेशगी कसूरी का मुरतब करदा लुगत है और इसमें अरबी, फारसी और तुर्की के अल्फाज मौजूद हैं। तो ये शायर भी थे, मुअर्रिख भी थे, तज़किरा नवीस भी थे। जी, नेक्स्ट मरूजी पढ़िए। दर्ज झेल दास्तानों में से कौन सी दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के प्लेटफार्म से लिखी गई थी? यहाँ आप पे ऑप्शन सबके है इल्म में है कि फसाना अजैब के मुतालिक भी हम पढ़ चुके हैं। रजब अली बेग सुरूर की जो फसाना अजैब है, जो 1825 को लिखी गई थी। उसके बाद हम बागो बहार भी पढ़ चुके हैं कि वो फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखी गई थी, 1803 में शाये हुई थी। ये कसस हिंद क्या है? ये कसस हिंद हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तान की दास्तानी तारीख है। इसके 3 हिस्से हैं। कसस हिंद का पहला हिस्सा दिल्ली कॉलेज के मास्टर प्यारेलाल अशोक ने लिखा था। कसस हिंद का दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा था, इसका दूसरा हिस्सा। और फिर इसका तीसरा हिस्सा अंजुमन पंजाब के जो अरकान थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने कर्नल हॉल राइट के कहने पर लिखा था। कर्नल हॉल राइट उस वक्त मेरे ख्याल में पंजाब के नाज़िम तालीमात थे, जिसको डीपीआई कहते हैं ना आजकल, वो डीपीआई का ओहदा है ना। उस वक्त नाज़िम तालीमात का ओहदा होता था, जैसे आज सूबाई सतह पर डीपीआई होता है ना, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने फिर इंस्ट्रक्शन दी थी, जो इनके एजुकेशनिस्ट थे, अरकान थे, एक कमेटी थी। तीसरा हिस्सा उसने लिखा था। तो कसस हिंद में है क्या? इसमें हिंदुस्तान के किस्से बयान किए गए हैं, हिंदुस्तान की तारीख बयान की गई है। महमूद गजनवी का किस्सा है इसमें, शहाबुद्दीन गौरी का है, हुमायूं का है, अकबर का है, नूरजहां का है, शाहजहां का है, औरंगजेब के हालात व वाक़ियात हैं। तो ये कसस हिंद जो है, सवाल क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज सर तो बागो बहार है, लेकिन कसस हिंद जो है ये इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मुंशी प्यारेलाल अशोक ने, दूसरा हिस्सा आज़ाद ने और तीसरा हिस्सा कर्नल हॉल राइट के कहने पर मुख्तलिफ लोगों ने लिखा था। तो ये कसस हिंद थी और इसमें हिंदुस्तान के बादशाहों के किस्से बयान किए गए थे। जी,
नेक्स्ट। सर एक बार दोबारा भी वजाहत कर दीजिए कि इस सवाल का जवाब तो बागो बहार है और कसस हिंद के बारे में आपने इजाफी मालूमात दी हैं, बाकी के बारे में आपने बताया हुआ था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सर अगली मारूजी पढ़ूं। जी जी। बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ है? हाँ जी, बेगमात के आंसू तो पता नहीं कितने मर्तबा हम पढ़ चुके हैं, बल्कि देख भी चुके हैं। ख्वाजा हसन निजामी। हाँ जी, ख्वाजा हसन निजामी ने तो मुगलिया बेगमात, शहजादे शहजादियों, रानियों के आंसू देखे थे। हमने अपनी बेगमात के देखे हैं, बेगमात तो नहीं, अपनी बेगम के देखे हैं कह सकते हैं। तो बेगमात के आंसू पर डिस्कशन हो चुकी है। गदर दिल्ली के अफसाने, इस पर भी डिस्कशन हो चुकी है हमारी। जी इसका सर। पहला अफसाना कौन सा था और इसके बाकी कौन से थे, इसके 27 अफसाने थे, वो सारे हम डिस्कस पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जी नेक्स्ट पढ़िए। हफीज जालंधरी की शोहरत आफाक तसनीफ शाहनामा इस्लाम में किस सिन्फ नज्म को बरता गया है? यस, शाहनामा के मुताल्लिक जरूर सवाल पूछा जाता है पेपर में। शाहनामा को मसनवी निगारी की मेराज कहा जाता है। ये इस्लाम की मंजूम तारीख इसमें बयान की गई है, हत्ता के ज़माना जहलियत से लेकर। शाहनामा इस्लाम फिरदौसी के शाहनामा ईरान की तर्ज पर लिखा गया था। शाहनामा ईरान या शाहनामा फिरदौसी जिसको कहा जाता है, 30 साल उन्होंने इस पे लगाए थे और उन्होंने ईरान की पूरी तारीख उसमें समो दी थी। तो उर्दू अदब में मंजूम तारीख लिखने के लिए जो लिखने का आगाज हफीज जलंधरी ने किया था, इस्लाम की जो पहली मंजूम तारीख लिखी गई है वो शाहनामा इस्लाम है। इसकी पहली जल्द गालबान 29 साल की उम्र में इन्होंने लिखी थी, 1929 में। इसकी 4 जिल्दें हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? शाहनामा मसनवी का दूसरा नाम गालबन मदरजा इस्लाम है। जी नहीं नहीं, वो तो मुसद्दस हाली का दूसरा नाम है ना। इसको याद अयाम भी शायद कह सकते हैं, कुछ ऐसे ही नाम था, खैर मुझे अब भूल रहा है। तो हफीज जलंधरी को अबू अल असर भी कहा जाता है। ये उनकी कुनियत नहीं है, बल्कि ये लकब है जो उनको उनके उस्ताद मौलाना गिरामी ने दिया था। अबू अल असर हफीज जलंधरी का लकब है और शाहनामा इस्लाम उनका बड़ा बेहतरीन कारनामा है। वो खुद कहते हैं कि वो अयाम ही है, जी उसका दूसरा नाम याद अयाम ही है। अच्छा जी, वो खुद कहते हैं कि किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। तकाबुल का करूं दावा, ये ताकत है कहाँ मेरी, तखय्युल मेरा नाकिस नामुकम्मल है जुबां मेरी। जुबान पहलवी की हम जुबानी हो नहीं सकती, पहलवी जबान फारसी जुबान, अभी उर्दू में पैदा वो रवानी हो नहीं सकती। तो ये फिरदौसी को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया था इब्तिदा में। तो उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक नाज़्म भी इसी में है, वो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद फिर सलाम है, नबी सल्लल्लाहु को सलाम पेश किया गया था। सलाम ए आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम है फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, सलाम है साहिब खुल्क अजीम। इसी तरह के अशार थे।
तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। तो शाहनामा इस्लाम की वजह तालीफ जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने एक शेर में जवाब दिया था, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। और इसी वजह से फिर खिदमत इस्लाम की वजह से इनको फिरदौसी इस्लाम भी कहा जाता है। तो इनके नाम का एक ट्रस्ट भी है, इदारा भी कायम किया गया है, अबू अल असर हफीज जलंधरी ट्रस्ट। तो इन्होंने हफीज का सारा कलाम अवाम तक पहुंचाया है। जी नेक्स्ट मरूजी पढ़िए। सर इसमें जुमलों की दुरुस्ती करनी है। जी जी। मैं आपका मशकूर हूँ, मैं आपका शाकिर हूँ, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी दुरुस्त जुमला है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मशकूर गलत है। मशकूर कहते हैं जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। जो शुक्रिया अदा करता है ना वो शुक्रगुजार होता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी नेक्स्ट। मसनवी सहरुल बयान और मसनवी गुलजार नसीम की सबसे नुमायां खूबी क्या है? जी बिल्कुल, ये आसान लफ्जों में लिखी गई है। साफ जुबान और बयान के अंदर सादगी है, तसन्नो और बनावट नहीं है, बल्कि सादा जुमले और सादा अल्फाज, सादा तरकीब इस्तेमाल की गई है। जी नेक्स्ट। अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे ज्यादा नुमायां बात क्या है? अकबर इलाहाबादी ये अंग्रेजी तालीम के नहीं बल्कि अंग्रेजी तहजीब के मुखालिफ थे। तो वो तो आपने पूरा वाकया सुना होगा ना कि इनका बेटा जब लंदन में तालीम हासिल करने के लिए गया था तो वहां पर वो अपने किसी क्लास फेलो के साथ बैठा हुआ था। तो उस क्लास फेलो ने फिर उससे पूछा कि ये जो सामने साहब आ रहे हैं इनका हुलिया तो ऐसे फकीराना था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि होगा कोई दीवाना पागल या खप्ती। फिर अकबर इलाहाबादी वापस चले आए और किताब के सरे वरक पर उन्होंने एक शेर लिखा था, हम वो कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बेटे बाप को खप्ती समझते हैं। तो इनकी सर सैयद अहमद खान के साथ जो मुखालफत थी वो भी यही थी, नजरियाती इख्तलाफ था। ये मशरकी तहजीब के कायल थे, मगरबी तालीम के भी कायल थे, मशरकी तहजीब के भी कायल थे, लेकिन मगरबी तहजीब की मुखालफत करते थे। उर्दू अदब में सबसे ज्यादा मगरबी तहजीब की मुखालफत अकबर इलाहाबादी ने की और उसके बाद इकबाल ने की। इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पैदार होगा। और इसी तरह अकबर इलाहाबादी कहते हैं, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में खेलो। देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ो, आप मगरबी तालीम हासिल कर सकते हैं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में खेलो, जायज है गुबारों में उड़ो चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तो इसमें वो वही कह रहे हैं कि अपने मशर की तहजीब को मत भूलें। जी मैडम साहब नेक्स्ट। सजदाए शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहां में करमे अज़ वजल।
इस शेर में कौन सी संत इस्तेमाल हुई है? जी पहले तो शेर को जरा उसको देखें क्या है। सजदा शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, यानी बाग के अंदर जो फलदार दरख्त हैं उनकी जो टहनियां हैं, उनकी जो शाखें हैं वो फलों से झुकी हुई हैं। तो शायर ने जब फलों से झुकी हुई वो शाखें देखी, लदी हुई शाखें देखी, तो फिर वो कहने लगा कि ये शाखें दरअसल परवरदिगार के हुजूर शुक्राने के सजदे अदा कर रही हैं। तो शाख के झुकने को एक शायराना तखय्युल से उन्होंने पेश कर दिया, या शायराना वजह बयान कर दी कि शाख के झुकने की असल वजह यह है कि वो खुदावंद कुद्दूस का सजदा कर रही है। ये कसीदा लामिया है। समत काशी से चला जानब मथुरा बादल, बर के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। तो ये कसीदा लामिया है, यानी कि वो कसीदा कि जिसके हर मिसरे का आखिरी हर्फ लाम पर खत्म हो। इसमें सनत हुस्नुल तालील है। सनत हुस्नुल तालील या सनत तालील भी जिसको कहते हैं, कि जिसमें शायर किसी चीज की शायराना वजह बयान करता है, वो उसकी असल वजह नहीं होती, शायराना वजह बयान करता है। जी मैडम साहब नेक्स्ट पढ़ें। रिंद खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इस शेर में कौन सी सनत आई है? जबरदस्त। ये गजल है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की। रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। इसका एक और खूबसूरत शेर भी है कि छुटता है कौन मर के गिरफ्तार दाम जुल्फ, तुरबत पे उसकी जाल का पाएगा पैर तू। तो रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, रिंद और जाहिद ये एक दूसरे के मुतजाद हो गए। तुझको और अपनी ये एक दूसरे के मुतजाद हो गए। नहीं, पराई और अपनी एक दूसरे के अपनी और मुतजाद हो पराई। गए। हाँ जी, अपनी और पराई, जाहिद और रेंद, ये दो हो गया ना। और इसमें छेड़ और नबेड़ ये कबाफी हो गए। तू इसमें रदीफ है। रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। तो इसमें पराई और अपनी, रेंद और जाहिद ये तजाद के तौर पर आए। जी आगे पढ़ें। फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो। फलाहत का मफहूम क्या है? ये शेर पहले भी हो चुका है। मुसद्दस हाली का ये शेर है। फलाहत का मतलब होता है खेती बाड़ी, और सयाहत का मतलब होता है सैरो सफर करना। ये कोलंबस की तरफ इशारा था। जी नेक्स्ट पढ़ें। अहले ज़मी को नुस्ख़ाए ज़िंदगी दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। सुखनवरी के क्या मानी सुखनवरी हैं? कहते हैं शायरी को। ये इकबाल का शेर है जो कि उनकी नज्म शायर से लिया गया है। आप बांगे दरा में उनकी नज्म शायर पढ़े ना, बड़ी खूबसूरत नज्म है। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, वाह। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी। अब इसमें शायरी की अहमियत बयान की गई है, और ये कहा गया है कि एक शायर को सच बोलना चाहिए। यानी अल्ताफ हुसैन हाली, इकबाल का जो नजरिया शायरी था वो बिल्कुल इस्लाम के ऐन मुताबिक था कि शायरी में मुबालगा और झूठ ना हो, बल्कि खरी और सच्ची बात हो। तो यही बात इकबाल कहता है, शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैज से मजराए जिंदगी हरी। वाह। यानी उसकी बातों से लोगों को एक नई जिंदगी मिलती है। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैल से मजराए जिंदगी हरी। शान खलील होती है उसके कलाम से आया,
करती है उसकी कौम जब अपना शियार आजरी। वाह। अहले ज़मीं को नुस्खाए जिंदगी ये दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। तो इकबाल का तसव्वुर शेर भी है, तसव्वुर फन भी है कि जो शायरी है ना वो खून जिगर से तरबियत पाती है। तो मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया है और मरूजियां भी 100 हो गई हैं। जी तो सर। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।